Hello students, this is Sarpreet Singh from Department of Management. So our today's topic is centralization and decentralization of authority. As we seen in the PPT, there are two diagrams. First one is related with centralization and second one is decentralization. We already discussed about the 14 principles of Henry Fayol's. So our eighth principle is centralization and decentralization. So first of all, what is the meaning of centralization? Centralization means the authoritative power is based on a one person. It means the central and the hierarchy of the employees are based on a one person. That one person communicate all the instructions, give all the guidelines, policies as well as rules to all the employees and all the departments within organization. So another side is decentralization. Decentralization means we already seen in this PPT that there are three diagrams. It means the authority of power has been divided into three parts, and that three parts divided into various teams as well as their department. It means these all three person can handle their own department, can handle their own team by giving the instructions, rule, policies according to them. And the central hierarchy is based on the team leader of each and every department of the organization. तो इसका बेसिक मीनिंग है कि सेंट्रलाइजेशन में एक अथॉरिटेटिव पर्सन होता है, वो सिंगल एक पर्सन होता है, एंड वही एक पर्सन जो होगा वो बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को रूल्स, इंस्ट्रक्शंस, सारा कुछ डिवाइड वही करेगा. एंड ऑन द अदर साइड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन में डिपार्टमेंटल वाइज हमने टीम लीडर बना रखे होंगे, एंड जितने भी टीम्स होंगी उसका एक लीडर होगा, एंड हर एक टीम लीडर जो होगा वो अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, जो भी गाइडलाइंस है, जो भी पॉलिसीज है वो देगा. इससे क्या होगा कि एक डिवीजन ऑफ वर्क है उसको हम एक तरह से फॉलो कर सकते हैं, एंड उसमें जो डिसीजन लेने की पावर है वो क्या हम डिवाइड कर सकते हैं अमंग द टीम लीडर एज वेल एज इन द एम्प्लॉयज. सो सेंट्रलाइजेशन इज द सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी एट सेंट्रल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. Next is the implication of centralization can be reservation of decision making power at top level. Second is reservation of operating authority with the middle level managers. Third one is reservation of operation at lower level at the direction of the top level. It means कि फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग ये है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रहेगी. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इज बेसिकली डिजाइन और फॉर्मुलेट द वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज एज वेल एज प्लानिंग टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. सो सेकेंड पॉइंट इज जो ऑपरेटिंग अथॉरिटी होती है वो अपने मिडिल लेवल मैनेजर क्या होगा, वो ऑपरेटिंग लेवल अथॉरिटी को अपने डिसीजंस देंगी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए होंगे, राइट. तो थर्ड वन इज रिजर्वेशन ऑफ ऑपरेशन एट लोअर लेवल एट द डायरेक्शन ऑफ द टॉप लेवल. तो ऑपरेशन लेवल मीन्स के फंक्शन लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल से डिसीजन आएगा वही लोअर लेवल मैनेजमेंट को वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी. तो इसमें सेंट्रलाइजेशन, जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी वो क्या होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी. इसमें सेंट्रल जो अथॉरिटी पावर होगी सिर्फ एक पर्सन के पास होगी, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट. ऑन द अदर साइड decentralization is a systematic delegation of authority at all levels of management and in all of the organization. इट मीन्स के सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट्स हैं. सो 5 डिपार्टमेंट्स में उनका एक टीम लीडर होगा, मीन्स के 5 टीम लीडर हो गए. तो 5 टीम लीडर क्या करेंगे, वो अपनी जितने भी टीम्स होंगे, जितने भी ग्रुप होगा, जितना भी डिपार्टमेंट होगा, वो सभी को इंस्ट्रक्शंस देंगे, सभी को गाइडलाइंस देंगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड एज वेल एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड लेटर ऑन क्या करेंगे, वही 5 जो टीम लीडर होंगे वो अपना जो भी रिजल्ट निकाल के वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को देंगे. इट मीन्स के दैट अथॉरिटेटिव पावर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 वेरियस पार्ट्स. So next is implication of decentralization.
First one is everything that increasing the role of subordinates is decentralization, and that decreases the role of centralization. Second is authority in retained by the top level management for taking major decisions. Third one is decentralization pattern is wider as scope. So फर्स्ट पॉइंट में बेसिकली है क्या कि सपोज जितना भी हम डिसेंट्रलाइजेशन को हम पावर देते जाएंगे, इट मीन्स के जो रोल होगा सेंट्रलाइजेशन, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो रोल होगा वो कम होता जाएगा, बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जस्ट एक बार डिसीजन दे दिया, बाकी जो डिसीजन होंगे वो सारे टीम लीडर या उनके कैप्टन्स या HODs वगैरह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स लेंगे अपने सारे डिपार्टमेंट का, जितना भी वो काम, जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक वो डिसीजंस वगैरह अपने खुद ही लेते रहेंगे. And the second point is authority in retained by the top management for taking major decisions. तो जो बेसिक अथॉरिटी होगी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होगी जब तक कि वो कोई मेजर डिसीजन ना ले. जो मेजर डिसीजन होंगे दैट विल बी टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली. जो छोटे डिसीजन होंगे एट द लेवल ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑन थर्ड लेवल फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट, जो भी डिसीजन होंगे that is taken care by the decentralization, and all the major decisions are taken care by the top level management, that is centralization. So third point is decentralization pattern is wider is scope. So decentralization pattern का जो scope है उसका wider है. क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनके हेड्स अपनी टीम को टेक केयर करेंगे, जितने भी रूल्स रेगुलेशन जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है वो डिसेंट्रलाइजेशन टीम लीडर अपने बेस पे ही अपनी सारी टीम को देंगे, सो दैट कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो खुद ब खुद टीम प्रॉपर वे में वो पूरा कर सकें. एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द MBO. MBO मीन्स द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, means the objectives of the organization should be same as the objectives of the employees. means कि employees का goal and organization का goal दोनों का same होना चाहिए, so that we can achieve our goals as well as the targets within stipulated time. So next we have the difference between decentralization and centralization. First one is the definition itself. Decision making capability delegated across multiple levels, that is in the case of decentralization. On the other side, in centralization, decision making capability rests with the top level management. हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि सेंट्रलाइजेशन में हम क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होगी वही डिसीजन मेकिंग करेगी, एंड ऑन द अदर साइड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि जो बेसिक डिसीजन है वो सेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करेगी, but rest of the decision can be taken care by the HODs as well as the team leader of that particular department. Second one is flow of information, open and free in the case of decentralization. Second is vertical in the case of centralization. Third one is ideal for decentralization is ideal for large sized organization. On the other side, centralization is ideal for small sized organization. It means कि जहाँ पे large workers number of workers are more, in that case the decentralization is more preferable, and on the other side centralization is ideal for small sized organization यहाँ पे employees, हमारे number of employees कम है यहाँ पे, right? Next one is decision making speed, significantly faster in decentralization, because द डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि उनका जो सुपीरियर बॉस होगा उनके साथ ही होगा, तो अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो उसी टाइम ही वो डिसीजन मेकिंग अपनी चेंज कर सकते हैं, डिसीजन नया क्रिएट कर सकते हैं. ऑन द अदर साइड कंपैरेटिवली स्लो सेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि वहाँ पे एक ही टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, उसने अगर एक डिसीजन ले लिया तो वो उस डिसीजन की ही वेट करेगा जब तक वो फुल सेटिस्फाइड नहीं होगा. अगर सपोज करो कि वो अपने डिसीजन से फुल सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी जो ऑपरेशंस है, उसका जो कंट्रोल है वो फुल सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपना वो डिसीजन चेंज कर सकता है, तो उसमें वो स्लो प्रोसेस है अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए. ऑन द अदर साइड नेक्स्ट वन इज पीपल इन्वॉल्व इन डिसेंट्रलाइजेशन, अ हायर नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ईच लेवल आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ऑन द अदर साइड सेंट्रलाइजेशन, इन सेंट्रलाइजेशन ओनली अ फ्यू हैंड पिक पीपल आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इसमें एक चीज़ है कि जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वहाँ पे होंगे, टीम लीडर्स होंगे, वो अपने क्या बोल सकते हैं, फीडबैक अपने दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने प्लान्स रख सकते हैं, नए रूल्स गाइडलाइंस वगैरह दे सकते हैं. ऑन द अदर साइड
बहुत कम लोग होंगे, गिने चुने ही लोग होंगे, हैंड पिक पीपल आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन. Next one is employee motivation. In the case of decentralization, people are highly motivated or employees are highly motivated. On the other side, demotivated employees in the case of centralization. Because in the decentralization there is a team member, there is a head of department. बेसिकली वो अपने एम्प्लॉयज़ की खास तरह से देख रेख करते हैं, वो सुनते हैं उनकी, इसलिए उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता है कि यहाँ पे मेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत है, मेरा टीम लीडर वहाँ पे खड़ा रहेगा. ऑन द अदर साइड के टॉप लेवल मैनेजमेंट जस्ट एक ही है, वो इतने लार्ज एम्प्लॉयज़ को नहीं टेक केयर कर सकता ऑन द सेम टाइम. So that's why employees gets demotivated in the case of centralization. Next is conflict in decisions. Most likely to occur in decentralization and least likely to occur in centralization. So decentralization में ज़्यादा क्यों conflict क्यों occur होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो decisions हैं वो हर levels पे लिए जाते हैं. Suppose एक organization में 10 departments हैं, तो मे बी 10 डिपार्टमेंट्स के लोग सेम डिसीजन को फॉलो ना करें, तो उसमें कॉन्फ्लिक्शन रहेगी. सपोज मेरा एक टीम लीडर है, तो मेरी टीम है 10 पीपल की, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 3 से 4 लेवल्स हैं. तो उसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे हम उनको बेसिकली हम उन सारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो मे भी अपने टीम लीडर के जो डिसीजन होंगे उनके साथ वो सेटिस्फाई नहीं भी हो सकते. इसलिए the most likely occur conflict in decentralization. On the other side, centralization में क्या होगा, centralization में एक ही डिसीजन मेकर होगा, तो एक ही डिसीजन मेकर के जो भी डिसीजन लिया होगा वो सबको मानना पड़ेगा. On the other side, decentralization में जितने डिपार्टमेंट्स उतने डिसीजन होंगे, so means कि conflict in decision making has been more in the case of decentralization as comparative to centralization. And next one is burden. The burden gets shared among many levels in the case of decentralization. On the other side, only one group is carrying the burden. तो burden यहाँ पे बेसिकली है क्या है कि डिसीजन अगर सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन टेकिंग जो पावर है वो एक अथॉरिटेटिव पर्सन के पास होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होगी, तो उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा, सो दैट कि मेरा जो डिसीजन है वो सही भी होगा या नहीं, राइट. तो ऑन द अदर साइड जो बर्डन होगा वो शेयर किया जाएगा डिपार्टमेंट के वाइज. सपोज एक डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइजेशन ने दे दिया, तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स के सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 डिपार्टमेंट्स हैं, तो वही एक डिसीजन है वो 10 पार्ट में डिवाइड होगा. इट मीन्स द बर्डन गेट्स शेयर्ड अमंग मैनी लेवल्स, एंड वो जो बर्डन है वो सारे डिपार्टमेंट्स के शोल्डर्स पे होगा, तो उसमें जो बर्डन है वो कम होता है, राइट. सो दिस इज द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. If you have any doubt, any query, you can freely ask me anything anything with the help of your WhatsApp as well as email. Thank you so much.